ओके, लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 15 ऑफ लेबर कॉस्टिंग। ये एक क्वेश्चन बाकी रह गया था, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इससे, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। ओके, नया टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया है, सो एकदम ध्यान से पढ़ता है। चलो लेट्स रीड। मैनेजमेंट ऑफ BR लिमिटेड is worried about their increasing employee turnover in the factory, and before analyzing the cause and taking remedial steps, it wants to have an idea of the profit forgone as a result of employee turnover in the last year. Okay, so प्रॉब्लम ये है कि कंपनी में एम्प्लॉई टर्नओवर काफ़ी बढ़ रहा है। एम्प्लॉई टर्नओवर मतलब वर्कर्स का आना जाना, वर्कर्स का आना जाना जो है कंपनी में बढ़ रहा है, और वर्कर्स का आना जाना बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान होता है। इससे क्या नुकसान होता है? पुराने वर्कर्स जाएंगे, स्किल्ड वर्कर्स चले जाएंगे, तो नए अनस्किल्ड वर्कर्स आएंगे, उनको ट्रेन करो। ओके, और वैकेंसी हो जाती है कुछ पीरियड के लिए। मान लो पुराने वर्कर्स चले गए, तो आपको रातों रात नए वर्कर्स नहीं मिलेंगे, सो इट विल टेक टाइम टू फिल द वैकेंसी, और उस वैकेंसी पीरियड में हम काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, वो एक लॉस होगा। और नए वर्कर्स आएंगे, उनको ट्रेनिंग दो, रिक्रूटमेंट का खर्चा हो गया, ट्रेनिंग पीरियड में वो गुड्स ख़राब भी बनाएंगे, उसका भी खर्चा हो गया। सो कहीं ना कहीं बहुत सारा नुकसान होता है कंपनी का, और कंपनी जानना चाहती है कि इस लेबर टर्नओवर की वजह से कंपनी का कितना प्रॉफिट जो है वो नुकसान हो गया। कि अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो कंपनी शायद ये प्रॉफिट अर्न कर सकती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ लेबर टर्नओवर इतना खर्चा हो गया कंपनी का, इतना नुकसान हो गया इन द प्रीवियस ईयर। ओके, लेट्स सी। अभी आपको डेटा दे रहा है प्रीवियस ईयर में हुआ क्या था। सो लास्ट ईयर सेल्स अमाउंटेड टू 83,03,300 एंड द PV रेशियो वॉज 20%। सो PV रेशियो से आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन 20%। ओके, कि हम जो भी सेल करते हैं उसमें से 80% वेरिएबल कॉस्ट है, 20% इज आवर कॉन्ट्रीब्यूशन। The total number of actual hours worked by the direct employee force was 4.45 lakhs. Total number of hours worked means actual hours obviously. इतना घंटा काम किया था वर्कर्स ने, 4.45 lakh hours. And as a result of the delay by the personnel department means HR department in filling the vacancies due to employee turnover. So employee turnover जो वर्कर्स छोड़ के चले गए और वैकेंसी फिल करने में टाइम लगा है, मतलब कंपनी में वर्कर्स की कमी पड़ गई थी, उसकी वजह से 1 लाख पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट। पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स मतलब 1 लाख घंटे का काम हो सकता था, लेकिन उस टाइम पे वर्कर्स ही नहीं थे। पर्सनल डिपार्टमेंट जो है नए वर्कर्स टाइम पर रिक्रूट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से 1 लाख घंटे का नुकसान हो गया। अब ये 1 लाख घंटे अगर काम हो जाता तो शायद हम लोग और काम कर सकते थे, और प्रोडक्शन कर सकते थे, और सेल कर सकते थे, और कंट्रीब्यूशन कमा सकते थे, लेकिन वो आपने लूज़ कर दिया बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स इंक्लूडेड एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स मतलब ये 4.45 lakhs। दिस इंक्लूड्स 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूटीज। ओके, सो आउट ऑफ दिस 4.45 lakh आवर्स 30,000 आवर्स तो कहीं ना कहीं नए वर्कर्स की ट्रेनिंग पे गया है। ओके, 4.45 lakhs में से 30,000 आवर्स नए वर्कर्स की ट्रेनिंग में गया है, और बाकी 4.15 lakh आवर्स ये जो है नॉर्मल पुराने वर्कर्स थे, वो अच्छे से काम कर रहे थे। आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव, मतलब ये 30,000 में से 50% तो आपका नुकसान हुआ है। तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने थे? सिर्फ 50% आवर्स जो थे वो प्रोडक्टिव थे। इसमें से आधा ही प्रोडक्शन हो पाया है, आधे ही प्रोडक्टिव आवर्स थे, मतलब जो वर्कर्स थे उनकी एफिशिएंसी हाफ थी। तो इन शॉर्ट, बाय वर्किंग 30,000 आवर्स द न्यू वर्कर्स हैव प्रोड्यूस्ड ओनली 15,000 आवर्स। सो 30,000 घंटे का काम करके वर्कर्स ने सिर्फ 15,000 घंटे का आउटपुट दिया है, बाकी 15,000 घंटे जो है वो नॉन प्रोडक्टिव थे, वेस्ट हुए, किसी काम नहीं आए। The cost incurred
कॉन्सिक्वेंट ऑन एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब ये वर्कर्स के जाने के बाद क्या खर्चा हुआ कंपनी का, ऑन एनालिसिस द फॉलोइंग, तो एनालिसिस करने पे अपने को पता चला कि ये खर्चे हुए हैं। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग, पुराने वर्कर्स गए उनका सेटलमेंट करने में कि चलो ठीक है आप लोग जा रहे हो, देखते हैं कितना आपका पैसा बाकी है, सेटलमेंट कर लेते हैं, एक आखिरी मुलाकात है ये, ठीक है, जो आपका पैसा बनता है ले लीजिए। गए वर्कर्स छोड़ के इतना खर्चा हुआ। नए वर्कर्स रिक्रूट करने में खर्चा हुआ है, सिलेक्शन करने में खर्चा हुआ है, उनको ट्रेनिंग देने में खर्चा हुआ है, तो ये आपके खर्चे हुए हैं बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर ये वर्कर छोड़ के आते जाते नहीं तो शायद सेटलमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग का खर्चा नहीं होता, जो आप अवॉइड कर सकते थे। ये वर्कर्स के छोड़ के आने जाने की वजह से ये काम हुआ और अपना ये खर्चा हुआ। Assuming that the potential production lost as a consequence of employee turnover could have been sold at the prevailing prices, मतलब ये जो आपके 1 लाख घंटे का नुकसान हो गया यहाँ पे, और ये जो 15,000 घंटे का यहाँ नुकसान हुआ है, मतलब टोटल 1,15,000 आवर्स का नुकसान हुआ है। ओके, जो आपने लूज़ कर दिया, प्रोडक्शन लूज़ कर दिया, इसको भी आप इस रेट पे बेच सकते थे, इस रेट पे। ओके, और कहीं ना कहीं आपको 20% का कंट्रीब्यूशन वहाँ से मिल जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोडक्शन हो नहीं पाया और ये कंट्रीब्यूशन हम कमा नहीं पाए, ये हमने लूज़ कर दिया। द अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग द कंट्रीब्यूशन, वी हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। फाइंड द प्रॉफिट फॉरगॉन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉई टर्नओवर। सो इस एम्प्लॉई टर्नओवर की वजह से कंपनी का कितना नुकसान हुआ है ये आपको जानना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई रिक्वायर्ड पार्ट नहीं है, यही रिक्वायर्ड पार्ट है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि कंपनी ने इफेक्टिवली कितने प्रोडक्टिव आवर्स काम किया है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोडक्टिव आवर्स worked by the company। ओके, और ज़रा सुनना, टोटल आवर्स वर्कड इस 4,45,000 आवर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वर्कर्स हैव वर्कड during the last year for 4.45 lakh hours, means 4,45,000 hours. Out of this only, they have specifically mentioned this word, that the actual direct employee hours, this the actual direct employee hours, actual hours, these included 30,000 hours attributable to new recruitees। तो इसमें से ओल्ड एक्सपीरियंस स्किल्ड वर्कर्स, एक सेकेंड, न्यू वर्कर्स की बात करता है। न्यू वर्कर्स ने कितना घंटा काम किया? 30,000 आवर्स। एंड द ओल्ड वर्कर्स रिमेनिंग 4,15,000 hours। Okay, listen. In this case, their productivity, efficiency, तो इसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि इनकी प्रोडक्टिविटी खाली 50% थी। मतलब ये लोग इतने एफिशिएंट नहीं थे, 2 घंटे काम करते तो 1 घंटे का आउटपुट देते थे। और ये ओल्ड वर्कर्स हैं, पुराने वर्कर्स हैं, इनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू रिक्रूटरीज में जो है ये प्रॉब्लम है। तो इन शॉर्ट, दिस न्यू वर्कर्स बाय वर्किंग 30,000 आवर्स दे हैव प्रोड्यूस्ड ओनली 15,000 आवर्स। सो ये काम इन्होंने इतना ही किया है। और पुराने वर्कर्स तो ऑब्वियसली 1 घंटा काम करके 1 घंटे का आउटपुट दे रहे हैं, दे आर एफिशिएंट। सो इन शॉर्ट, टोटल आवर्स वर्कड इज 4,30,000 आवर्स। Okay, and now let's see the hours lost। Hours lost is equal to 1 lakh hours। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ डिले इन फिलिंग द वैकेंसीज
डिले इन फिलिंग द वैकेंसीज, कंपनी हैज़ लॉस्ट 1 लाख आवर्स, जो कि काम हो सकता था, अगर वर्कर्स होते तो काम हो जाता, बट नहीं हो पाया. सी 1 लाख आवर्स पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट. एंड वेट, क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि इसके भी तो 50% आवर्स नुकसान हुए. पुराने वर्कर्स होते तो पूरा काम करते. सो इन शॉर्ट, ये जो 30,000 न्यू रिक्रूटरीज ने काम किया 30,000 आवर्स, उसका 50% टाइम भी वेस्ट ही हुआ, बिकॉज ये एफिशिएंट थे नहीं. सो इन शॉर्ट द कंपनी हैज़ लॉस्ट 1,15,000 आवर्स. ओके, तो आपके सोल्यूशन में, मॉड्यूल के सोल्यूशन में ये एक एरर है. यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 1 लाख आवर्स लिया है, बट आपको 1,15,000 आवर्स लेना है. एक ये जो 1 लाख बिना वैकेंसी वर्कर्स नहीं थे उस वजह से नुकसान हो गया, और ये 30,000 तो वर्कर्स थे बट 50% टाइम उन्होंने वेस्ट किया. तो 15,000 घंटे यहाँ वेस्ट हुए, बाकी 1 लाख घंटा यहाँ वेस्ट हुआ. ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल है, वहाँ पे इस तरह से सोल्यूशन दिया हुआ है जैसे मैंने किया हुआ है, और मॉड्यूल में सोल्यूशन थोड़ा सा गलत है. सो आपको ध्यान देना है, 1 लाख आवर्स नहीं, 1,15,000 आवर्स. 1 लाख घंटे तो वैकेंसी होने की वजह से, वर्कर्स ना होने की वजह से नुकसान हुआ, और ये 15,000 घंटे वर्कर्स होके भी नुकसान हुआ, बिकॉज वो वर्कर्स उतने अच्छे नहीं थे. ओके, चलो अब देख लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगॉन. कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगॉन, तो ज़रा सुनना. आर्स, सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन का जो रेट है वो 20% है. ओके, सुनो. सो बाय वर्किंग 4,30,000 आवर्स इफेक्टिवली, 4,30,000 आवर्स, क्योंकि काम ऑल दो 4,45,000 आवर्स हुआ है, बट आउटपुट तो वो सिर्फ 4,30,000 आवर्स का ही है. बाकी बीच में 15,000 घंटे, ये वाले 15,000 घंटे काम हुआ है, 15,000 घंटे वेस्ट हुआ. तो इफेक्टिवली कंपनी हैज़ वर्क फॉर 4,30,000 आवर्स. सो बाय वर्किंग 4,30,000 आवर्स, company has given sale of 83,03,300, 83,03,300. And the contribution ratio is 20%. So 83,03,300 into 20%, it is 16,60,660. ओके, सो अगर कंपनी 4,30,000 आवर्स काम करती है तो इतना कंट्रीब्यूशन कमा सकती है, और कमा रही है. तो जो घंटे लॉस हो गए, ये जो 1,15,000 आवर्स लॉस कर दिया हमने, जो काम नहीं कर पाए, अगर ये भी काम होता तो हम कितना सेल जनरेट कर सकते थे, और अल्टीमेटली कितना कंट्रीब्यूशन कमा सकते थे. बिकॉज व्हाट मैटर्स इज द कंट्रीब्यूशन. ओके, फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग सेम, आपका कंट्रीब्यूशन जो होता वो ही पूरा प्रॉफिट हो जाता. देखो, सेल तो हुआ ही, चलो सेल तो आपका नुकसान हो ही गया, लेकिन सेल्स का नुकसान होने की वजह से आपका वेरिएबल कॉस्ट भी तो बच गया. तो अल्टीमेटली आपका कंट्रीब्यूशन का नुकसान होता है. सेल भी नहीं हुआ, वेरिएबल कॉस्ट भी बच गया, तो नेट आपका कंट्रीब्यूशन का नुकसान हो गया. सो लेट्स सी कितना नुकसान हो रहा है. 1660,660 डिवाइड बाई 4,30,000 into 1,15,000. It is 4,44,130. 4,44,130 का हमारा कंट्रीब्यूशन का नुकसान हुआ है. ओके, सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन, और इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह देने में अलग खर्चा हुआ है. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट फॉरगॉन. as a result of employee turnover. As a result of employee turnover, कितना नुकसान हुआ हमारा.
ठीक है, सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन लूज़ कर दिया आपने, सेल लूज़ हुआ, उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन लूज़ कर दिया आपने। सो कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन इट इज़ 4,44,130। आप अगर 1,15,000 घंटे और काम करते तो शायद इतना कमा सकते थे जो आप नहीं कर पाए। 1,00,000 घंटे तो लॉस हो गए बिकॉज ऑफ डिले इन फिलिंग द वैकेंसीज, और 15,000 घंटे का नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ ये जो नए वर्कर्स आए इनको ट्रेन करने में। 30,000 घंटे इन्होंने काम किया, उसमें से 15,000 घंटे तो ये लोग वेस्ट कर गए। सो ये एक नुकसान। इसके अलावा और भी खर्चे हुए हैं आपका। एक तो सेटलमेंट कॉस्ट, देन सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के खर्चे। सो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। सिलेक्शन कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट एंड द ट्रेनिंग कॉस्ट। चलिए देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। 43,820, 26,740, 43,820, 26,740, 43,820, 26,740, 26,740। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 12,750 और 30,490। सो दिस इज़ योर टोटल प्रॉफिट फॉरगॉन। और ये प्रॉफिट आप कमा सकते थे, लेकिन ये एम्प्लॉयज़ के आने जाने की वजह से आपका इतना प्रॉफिट जो है वो नहीं हो पाया। आपका एक तरह से लॉस बोल सकते हो कि यार वर्कर्स छोड़ के आते जाते हैं, आपका इतना नुकसान हो जाता है। दिस प्लस 43,820 प्लस 26,740 प्लस 12,750 प्लस 30,490, टोटल आ रहा है 557,930। 557,930। ओके, सो ये हुआ है आपका प्रॉफिट का नुकसान बिकॉज ऑफ वर्कर्स के आने जाने की वजह से। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट था ये प्रॉफिट में से कंट्रीब्यूशन जो है, सेल का लॉस होना और कंट्रीब्यूशन का लॉस होना, ये इंपॉर्टेंट था जिसके लिए आपने वर्किंग नोट बनाई है। ओके, और वर्किंग नोट में आप ये देखिए कि अगर आप 4,30,000 आवर्स काम करते हो, सो 16,60,660 का कंट्रीब्यूशन कमाते हो, तो अगर ये 1,15,000 आवर्स और काम हो जाता तो हम कितना कंट्रीब्यूशन कमा सकते थे जो हमने लूज़ कर दिया, और वो कंट्रीब्यूशन जो है आपका लॉस हो गया। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15, इलस्ट्रेशन लास्ट था। अब चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 ही है, जिसमें से एक आपको करना है, एक मैं कर रहा हूँ। ओके, तो ये 2 कंपैरेटिवली इजी है, ये आप कर लोगे होमवर्क। 1 मैं करने वाला हूँ। चलो, विल स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। मिस्टर ए इज़ वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 स्किल्ड वर्कर्स। ओके, सो मिस्टर ए एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं भाई साहब, इनके पास 10 स्किल्ड वर्कर्स हैं। ही इज़ कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ सम इंसेंटिव स्कीम। और मिस्टर ए सोच रहा है कि यार वर्कर्स को थोड़ा इंसेंटिव वगैरह देते हैं, बोनस देते हैं। आइदर हालसे स्कीम विथ 50% बोनस, हम जानते हैं हालसे में 50% मिलेगा, और द रोवन स्कीम ऑफ वेज पेमेंट। ओके, और अचानक से ये मिस्टर ए को जो है, अचानक से मिस्टर ए को ऐसे इंसेंटिव देने की बात कहाँ से याद आ गई? देखो क्या लिखा हुआ है। सो आइदर हालसे और रोवन स्कीम ऑफ वेज पेमेंट फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी। ओके,
सो ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ाई जाए, एम्प्लॉयज़ से और फास्ट काम करवाया जाए, जिसके लिए ये एम्प्लॉयज़ को लालच देना चाहते हैं कि इधर हालसी स्कीम से बोनस देते हैं या रोवन से बोनस देते हैं। एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा बोनस का लालच देंगे तो शायद वो और फास्ट काम करें। ओके, सो Mr. A wants to increase the productivity of workers to cope with the increased demand for the product by 25%. So मार्केट में मिस्टर ए के प्रोडक्ट की डिमांड 25% से बढ़ गई है और मिस्टर ए चाहते हैं कि वर्कर्स भी जो हैं अब अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, एफिशिएंसी को बढ़ाएं, ताकि इन्हीं 10 वर्कर्स से हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी करवा लें। अभी आपको अगर वर्कर से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करवाना है, उनसे फास्ट प्रोडक्शन करवाना है, तो उनको कहीं ना कहीं कोई पैसे का लालच तो देना पड़ेगा। मिस्टर ए ने भी दिया बोनस का लालच। He feels that if the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earnings of the workers, it could act as sufficient incentive for them to produce more, and he has accordingly given this assurance to the workers। तो देख लो, मिस्टर ए ने भावुक होके, इमोशनल होके वर्कर्स से जाके प्रॉमिस भी कर दिया कि तुम लोग अगर ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके दोगे मुझे, ठीक है, तो मैं आपको आपकी अर्निंग के ऊपर बोनस दूंगा और आपको ऐसा बोनस मिलेगा, इतना बोनस दूंगा मैं कि आपकी अर्निंग जो है 20% से बढ़ जाएगी, 20% से। ठीक है, तो इस इंसेंटिव की वजह से वर्कर्स की प्रेजेंट अर्निंग्स 20% बढ़ जाएगी और ऐसा लग रहा है मिस्टर ए को कि 20% शायद सफिशिएंट होगा, 20% में वर्कर्स खुश हो जाएंगे। ओके, और जाके इन्होंने फटाफट वर्कर्स को जो है अपनी ज़बान भी दे दी कि मैं अपने वर्ड्स दे रहा हूँ आपको, मैं आपको 20% एक्स्ट्रा पेमेंट करूँगा, जितना आप प्रेजेंटली अर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा, बस आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके देना है। ठीक है, वर्कर्स मान गए होंगे शायद, देखते हैं। So as a result of the assurance, the increase in productivity has been observed as revealed by the following figures for the current month। और ये लालच देने की वजह से, ये अश्योरेंस देने की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, एफिशिएंसी बढ़ी है, जो कि आप नीचे दिए हुए नंबर्स में देख सकते हो। चलो देखते हैं। आर्ली रेट ऑफ वेजेस, मतलब वेज रेट पर आवर is 40। Average time for producing one unit by one worker at the previous performance, पहले इंसेंटिव के पहले एक वर्कर को 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा लग जाता था। एक वर्कर को 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा लगता था। एक वर्कर को 2 घंटे लगते थे, 2 घंटे। ओके, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द मंथ इज़ 25 दिन काम होता है। एंड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे, और हर दिन एक वर्कर जो है तो वो 8 घंटे काम करता है, 8 आवर्स पर डे इंटू 25 डेज। ओके, सो एक वर्कर जो है 8 घंटे डेली काम कर रहा है, 25 दिन के हिसाब से वो कितना काम कर लेगा, 8 इंटू 25, एक वर्कर 200 घंटे काम करेगा। और ऐसे कंपनी के पास कितने वर्कर्स हैं, मिस्टर ए के पास कितने स्किल्ड वर्कर्स हैं, 10। सो 10 वर्कर्स मिला के कहीं ना कहीं 200 इंटू 10, 2000 आवर्स काम कर सकते हैं। Actual production during the month is 1250। okay, now you have to see 1250 यूनिट्स बनाने के लिए कितना घंटा लग सकता है, बिकॉज एक पीस को बनाने के लिए 2 घंटा लगता है और ये टाइम अलाउड है। दिस इज द टाइम अलाउड। सो इन शॉर्ट, टाइम अलाउड फॉर 1250 यूनिट्स क्या होगा? अगर एक यूनिट के लिए 2 घंटे अलाउ कर रहे हैं तो 1250 यूनिट्स के लिए कितना? सो 1250 और एक यूनिट को 2-2 घंटा अगर लगाएं तो इन शॉर्ट ये कितने घंटे का काम है? 2500 घंटे का काम है। 2500 आवर्स का काम है ये, 2500 आवर्स का। ओके, देखते हैं वर्कर्स ने कितने घंटे में ये काम किया है।
रिक्वायर्ड पार्ट, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस अर्निंग्स पर आवर अंडर हालसे एंड रोवन। तो आपको हालसे और रोवन दोनों के हिसाब से आंसर लेके आना है। एंड देन कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस पर यूनिट, ओके, अंडर द स्कीम्स। हालसे और रोवन दोनों स्कीम में इनका कितना फ़ायदा हो रहा है वो देखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हालसे और रोवन के लिए हमको चाहिए टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड, रेट पर आवर, ये सारी चीज़ें। लेट्स सी। चलो, दिस इज आवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। तो सबसे पहले द एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स इज 1250 यूनिट्स। And for this, what should have been the time allowed? At the rate 2 hours per unit. वर्कर्स को कितना टाइम लगना चाहिए था? 2500 hours. And what is time taken? And tell me there are how many workers? 10 workers. देखो, टाइम टेकन इज एक एक वर्कर जो है 8 घंटे काम करता है, ऐसे 25 दिन काम कर रहा है महीने में, और ऐसे कितने वर्कर्स हैं? 10 वर्कर्स। सो 8 आवर्स इंटू 25 डेज, एक वर्कर के हो गए 200 घंटे, और ऐसे 10 वर्कर्स ने मिलके काम किया है। सो दिस विल गिव यू 2000 आवर्स। तो वर्कर्स ने 2000 घंटा काम किया है, और जो काम था एक्चुअली 1250 यूनिट्स बनाना, ये जो काम है इसमें 2500 घंटे लगते हैं, बट वर्कर्स ने ये काम 2000 घंटे में कर दिया। ओके, सो दे हैव सेव्ड सम टाइम। व्हाट इज टाइम सेव्ड इन दिस केस? सो टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 2500 आवर्स टाइम अलाउड माइनस 2000 आवर्स टाइम टेकन, इट इज 500 आवर्स। 500 घंटे वर्कर्स ने बचाए। नाउ लेट्स सी वर्कर्स का अर्निंग क्या आ रहा है, इफेक्टिव अर्निंग्स। So earnings is equal to बेसिक वेजेस सबसे पहले, सो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस बोनस मिलेगा। सो लेट्स से पहला जो आंसर हम लोग ला रहे हैं ये है हालसे के हिसाब से। सो एज पर हालसे द रेट ऑफ बोनस इज 50% ऑफ टाइम सेव्ड। So 50% time saved into rate per hour. Okay, so this way time taken is 2000 hours into the rate per hour, the guaranteed wage rate, the basic wage rate offered by Mr. A to the workers इज़ 40, तो 40 रुपये।
प्लस इन्होंने बचाए हैं, वर्कर्स ने बचाए हैं 50% के 500 घंटे बचाए इन्होंने, ये ऊपर हमने वर्किंग की थी। सो 50% ऑफ 500 आवर्स, और ये 500 घंटे का जो पेमेंट था वो 40 रुपये के हिसाब से, इसका आधा जो है वर्कर्स को मिल जाएगा बोनस 50%। सो द टोटल अर्निंग्स इज़ 2000 आवर्स इंटू 40 रुपीज़, 80,000 रुपीज़, प्लस 500 इंटू 40, 20,000 इंटू 50%, it is 10,000. So in short, total earnings is 90,000 rupees. Okay, and then what is earnings per hour, effective earnings per hour? So by working 2000 hours, workers are getting 90,000 rupees. So the effective earnings per hour is equal to 90,000 divided by 2000 hours. Per hour workers are earning 45 rupees. Okay, तो बेसिक वेजेस 40 है, 5 रुपया जो है इसमें बोनस का एलिमेंट हो गया। नाउ सेम थिंग वी हैव टू डू बाय रो 1 स्कीम। रो 1 स्कीम के हिसाब से द अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स फर्स्ट, ऑब्वियसली बेसिक तो पैसा हाल से में भी उतना ही मिलता है, रो 1 में भी उतना ही मिलेगा। सो इट इज़ टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस time taken upon time allowed this is the ratio instead of 50% of time saved into rate per hour, the basic wages rate per hour, the time rate. So workers have worked for 2000 hours and they'll get the basic 40 rupees per hour plus bonus. Time taken 2000, time allowed 2500, time saved is 500 into 40. This way the basic wages is 2000 into 40, it is 80,000 plus 2000 divided by 2500 into 500 into 40, it is 16,000. So in that case total earnings is 96,000 rupees and effective earnings per hour by working 20,000 hours, effective earnings per hour earned by the workers is 96,000 divided by 2000 hours, it is 48, yes, 48 rupees. चलो, तो if the company follows Halse scheme,
द कंपनी फॉलोज हालसे स्कीम, इफ द कंपनी फॉलोज हालसे स्कीम, देखो ज़रा यहाँ पर, द इफेक्टिव अर्निंग्स पर आवर विल बी द अमाउंट दैट इज टू बी पेड टू द वर्कर्स इज़ 45 रुपीज़। तो कंपनी को वर्कर्स को 45 रुपीज़ पे करना पड़ेगा इफेक्टिवली पर आवर, बोनस वगैरह लेके। हाल से पे स्कीम सेलेक्ट कर की तो, और रोवन स्कीम सेलेक्ट की तो 48 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इन दैट केस रोवन के केस में ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है वर्कर्स को। तो मुझे ज़रा बोलो कंपनी को कौन सा स्कीम फॉलो करना चाहिए, हाल से या रोवन? हाल से फॉलो करेंगे तो वर्कर्स को 45 रुपीज़ पर आवर देना पड़ेगा, और अगर रोवन फॉलो करेंगे तो वर्कर्स को 48 रुपीज़ पर आवर देना पड़ेगा। सो आपके हिसाब से कौन सी स्कीम बेटर है? कौन सी? हाल से, बिकॉज वहाँ पे कम खर्चा हो रहा है। ओके, हाल से इज़ बेटर। लेकिन तुम लोग यार कॉस्ट के बारे में सोच रहे हो। वॉट अबाउट द अश्योरेंस गिवन बाय मिस्टर ए? अरे मिस्टर ए ने जबान दी है कि वर्कर्स को 20% ज़्यादा पेमेंट करेंगे, और अगर अब पेमेंट नहीं किया तो अपनी ज़बान से हट जाएंगे वो, और वर्कर्स अगले महीने से फिर बोलेंगे फिर हम तो काम नहीं करने वाले आपके लिए, आप जो बोलते हो वैसा करते नहीं हो। इन दैट केस आपको वो वाला स्कीम सेलेक्ट करना है जहाँ पे वर्कर्स को एटलीस्ट 20% का एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा हो। ठीक है, लेट्स सी कहाँ मिल रहा है। तो हम लोग निकालते हैं इंक्रीज इन अर्निंग्स, ओवर प्रेजेंट स्कीम। ओके, तो फिलहाल वर्कर्स जो है बिना बोनस के कितना कमा रहे थे? 40 रुपये। ओके, सो इंक्रीज क्या होगा, लेट्स सी। दिस इज हाल से, दिस इज रोवन, and the effective rate per hour is 45, 48 less the present earnings per hour without bonus. Without bonus they were getting 40 rupees. 40 rupees. Okay, so what is the increase in earnings per hour? ₹5 और ₹8। Okay, now you have to calculate percentage increase in earnings, and it has to be 20% because workers को हमने assurance दिया है। Okay, so what will be this? 5/40, 40 पहले देते थे, अब ₹5 एक्स्ट्रा दे रहा है। तो क्या ₹5 बढ़ा के आप 20% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं इनकी वेजेस में? 5 डिवाइड बाई 40 इंटू 100? नहीं, ये तो सिर्फ 12.5% का इंक्रीमेंट हुआ। वर्कर्स बोलेंगे नहीं चलेगा, आपने 20% बोला था, सिर्फ 12.5% बढ़ा रहे हो, ये हमको नहीं चलेगा। ये आपने अश्योरेंस दिया था इसलिए हमने इतना अच्छा काम किया है, तो हमको 20% तो पेमेंट चाहिए एक्स्ट्रा। हाल से स्कीम नहीं चलने वाली, ऑल्दो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, लेकिन अश्योरेंस का क्या, ज़बान दिया था उसका क्या यार? हमेशा आप अपना प्रॉफिट देख के नहीं चल सकते, कहीं कहीं पे ज़बान दे दी आपने तो वो काम भी करना पड़ेगा। और रोवन स्कीम में आप ₹8 बढ़ाओगे, 8 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, यहाँ देखो 20% का इंक्रीज़ हो रहा है। पहले ₹40 था, इसमें ₹8 बढ़ गए, मतलब 20%। सो इन दिस केस कंपनी शुड पे वर्कर्स एज पर द रोवन स्कीम। Since Mr. A has given assurance to the workers, Mr. A has given assurance of 20% increase in wages. Workers should be paid incentive as per Rowan scheme because 20% उनको मिलना चाहिए।
चलो ये हो गया अपना पार्ट ए. नाउ लेट्स सी पार्ट बी. कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम्स. अंडर द स्कीम्स मतलब दोनों निकालना पड़ेगा. और यहाँ पे बोला था कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर अंडर हालसे स्कीम एंड रोवन स्कीम. ओके, सो जो मेन डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट था ना, वो आपसे पूछा ही नहीं यार कि कंपनी को किस हिसाब से पेमेंट करना चाहिए. इफेक्टिव रेट निकाल के बस छोड़ दिया. लेकिन पूछना चाहिए था आपसे. ओके, पूछना चाहिए था कि कंपनी को हालसे और रोवन में से क्या सेलेक्ट करना चाहिए. ठीक है, फिर ज़्यादातर लोग जो है हाल से बोलते हैं, उनको लगता है कंपनी का कम खर्चा हो रहा है. लेकिन कम खर्चे के साथ साथ में यहाँ पे ज़बान की भी वैल्यू है. तो 20% एक्स्ट्रा बोला है, मतलब देना पड़ेगा. और वो 20% का जो एक्स्ट्रा का क्राइटेरिया है वो रोवन में फुलफिल हो रहा है. ओके, अब देखते हैं सेकंड पार्ट में कि ये बोनस वगैरह देने की वजह से कंपनी का कितना फ़ायदा हो रहा है. पार्ट 2, सेविंग्स इन वेजेस कॉस्ट पर यूनिट बोला है. ओके, उसके लिए पहले ये देखो कि अगर हम लोग बोनस नहीं देते, नो इंसेंटिव्स, तो क्या होता. जैसे अभी चल रहे थे, हालसे से इंसेंटिव दिया तो क्या होगा, और रोवन स्कीम से इंसेंटिव दिया तो क्या होगा. चलो, तो सबसे पहले आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो है 1250 1250 1250. ओके, देखो, hours taken to produce these units, hours taken for actual output. तो सोच के देखना, अगर इंसेंटिव नहीं देते तो मुझे ज़रा बोलो वर्कर्स कितना टाइम लेते. वर्कर्स तो फिर 2 घंटा ही लेते आराम से, जो पहले ले रहे थे. वर्कर्स 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लेते, जो उनको अलाउ किया गया है. वर्कर्स बोलते हमें बोनस तो मिल नहीं रहा है तो हम आराम से काम करेंगे, 2 घंटा लगता है, हम 2 घंटे में काम करेंगे. ओके, सो इन दैट केस अगर बोनस नहीं मिलता तो वर्कर्स 2000 घंटे में काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको फिर एक जो मोटिवेशन है जल्दी काम करने का वो मिलता नहीं. सो इन दैट केस वर्कर्स कितना टाइम लेते, ये लेते 2500 घंटे. और अगर हालसे और रोवन का बोनस मैंने इनको दिया तो ये लोग 2000 घंटे में काम कर रहे हैं इंसेंटिव की वजह से. मैंने इनको बोला कि मैं इंसेंटिव दूंगा, जल्दी काम करोगे, बोलते बिल्कुल सर जल्दी काम कर देंगे. ओके, चलो, इनटू द रेट पर आवर. तो अगर बोनस नहीं होता तो हम 40 रुपीज़ देते पर आवर, हाल से आ गया तो 45 रुपीज़, और रोवन है तो 48 रुपीज़. सो इन दिस केस व्हाट विल बी योर टोटल वेजेस. टोटल वेजेस इज 1250, अच्छा 2500 आवर्स इंटू 40. तो इन दैट केस अगर यही 1250 यूनिट्स अपने को बनवाने पड़ते तो 2500 घंटा लगता विदाउट बोनस, और वर्कर्स को 40 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ता. यहाँ 90,000 में काम हो रहा है. देखो, एक्स्ट्रा बोनस दो, जल्दी काम कर रहे हैं, और यहाँ 96,000 में. इन दैट केस सेविंग तो है. और अब ये देखना है सेविंग्स पर आवर पर यूनिट पूछी है या टोटल सेविंग पूछी है. सो कॉस्ट पर पीस ना, ठीक है. तो हम लोग एक बार वेजेस कॉस्ट पर पीस निकाल लेते हैं. सो फिलहाल कंपनी को क्या खर्चा लग रहा है, फिलहाल विदाउट बोनस कंपनी जो है 1 लाख यूनिट्स बनाए, 1 लाख रुपीज़ का खर्चा करना पड़ेगा कंपनी को 1250 यूनिट्स के लिए. डिवाइड बाय एक्चुअल आउटपुट, you'll get
वेजेस कॉस्ट पर यूनिट और पर पीस, देख लो इधर आ रहा है 80 रुपीज़, 1 लाख डिवाइड बाई 1250, 80। यहाँ पे कितना आ रहा है? 90,000 रुपीज़ का पेमेंट करके आप 1250 यूनिट्स बनवा ले रहे हो वर्कर से। ये आ रहा है 72, और रोवन स्कीम में यही काम 96,000 में होगा। सो 96,000 इन डिवाइड बाई 1250, दिस इज गिविंग यू 76.8। तो बताओ व्हाट इज़ योर सेविंग्स इन वेजेस कॉस्ट? पर यूनिट पहले 80 देते थे, हाल से के हिसाब से 72 देना पड़ेगा, 8 रुपये की सेविंग हो जाएगी। और यहाँ पे 76.8 देना पड़ेगा, 3.2 रुपीज़ की सेविंग होगी। ओके, सो आइडियली देखो, आइडियली क्या होता कि आइडियली कंपनी जहाँ पे ज़्यादा खर्चा बच रहा है वहाँ जाती। तो अगर ये अश्योरेंस नहीं दिया होता, ज़बान नहीं दी होती ना, तो हम लोग हाल से स्कीम के लिए जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो 8 रुपया बच रहा है अपना पर यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट पर आवर देखेंगे तो 45 ही आ रहा था इफेक्टिवली। लेकिन क्योंकि हमने वर्कर्स को ज़बान दी है तो हम लोग 8 रुपये बचाने के चक्कर में नहीं जा सकते, अपनी ज़बान पे रहना पड़ेगा हमको रोवन स्कीम फॉलो करना पड़ेगा। इन दैट केस अपना सेविंग जो होगा पर यूनिट वो 3.2 रुपीज़ का होगा। ओके, सो दिस इज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन था, और शायद इन्हें पूछना चाहिए था आपसे कि कौन सा स्कीम फॉलो होना चाहिए और क्यों, क्या रीज़न है, तो आप आंसर दे पाते, और कुछ लोग गलत भी कर देते। ठीक है, इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको 3-4 वे से आंसर लाने हैं। 3-4 वे मतलब इन्होंने एक बार आपको हाल से आंसर पूछा है, एक बार पीस रेट से पूछा है, मतलब पीस रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू द रेट पर यूनिट। एक बार डेली वेजेस पूछा है, तो डेली वेजेस का मतलब जितने दिन आपने काम किया इनटू रेट पर डे, और एक बार रोवन स्कीम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 आप होमवर्क में ट्राई करोगे, 1 ये मैंने सॉल्व किया है, और इस तरह से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी किया था, विच वॉज इंपॉर्टेंट। ओके, वैसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस मैनुअल में भी मिलेगा, और वो वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस मैनुअल में कर लेना। ओके, चलो, तो हो गया अपना ये लेबर टॉपिक कंप्लीट। जो पार्ट बाकी था उसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप लोग ये वीडियो आराम से देखिए, साथ साथ में सॉल्व करिए, ट्राई करिए। पीएम के क्वेश्चन जो मॉड्यूल जैसे हैं, पीएम में आपको जो पुराने मेथड थे, हाल से रोवन को छोड़ के टेलर, मेरिक, ये सब नहीं करना है, वो हटा देना है। हाल से रोवन के जितने क्वेश्चन होंगे वो आप कर सकते हो, लेबर टर्नओवर वाले क्वेश्चन होंगे वो आप कर सकते हो। ओके, सो इतना आप ट्राई करिए, आपका लेबर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 के कंपलसरी पार्ट में आ जाता है। ओके, चलिए, बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडे।